चलिए, तो बायोस्फीयर एंड बायोम ये होता क्या है, पहले इनके बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का सिंपल सा मतलब होता है एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर में ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से जो भी इंटरेक्शन करती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। जैसे मान लेते हैं एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जिसे हम कहते हैं अबायोटिक, लिविंग, बायोटिक। इसमें तीन चीजें हमें एटमॉस्फेयर में दिखती हैं। सबसे पहला हो सकता है एयर हो एनवायरनमेंट में, दूसरा वाटर, तीसरा लैंड। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे सकता है। लैंड को हम लोग लिथोस्फेयर, लैंड को लिथोस्फेयर, एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर, और वाटर को हाइड्रोस्फीयर। इन तीन एनवायरनमेंट की चीजों को अगर मिक्स कर दिया जाए ऑल लिविंग थिंग्स के चारों तरफ, तो उसी को हम बायोस्फीयर कहते हैं। और उसी में कहीं ना कहीं ये सारी लिविंग चीज डेवलप होती है, इनका बर्थ होता है, और बर्थ से लेकर फूड तक ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इंटरेक्शन जो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ होता है उसी को बायोस्फीयर कहा जाता है। और इसमें एक छोटी यूनिट से लेकर, हो सकता है ये इंटरेक्शन किसी इंडिविजुअल का हो, किसी एक सिंगल लिविंग थिंग्स का हो सकता है। तो अगर सिंगल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट कर रही है, वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है, बस उसे कहेंगे इंडिविजुअल लेवल पे ये सारी चीजें हुई। और फिर जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, एक ही कम्युनिटी के लोग हैं बट ग्रुप है, जैसे हम कहते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग, सारे एक साथ रहते हैं, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। एक ही तरह की स्पीसीज अगर ग्रुप में दिखे तो उसे पॉपुलेशन के रूप में हम डिफाइन करते हैं। और फिर उससे बड़ा पार्ट, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, ह्यूमन बीइंग भी है, साथ में कुछ बर्ड्स भी हैं, साथ में कुछ प्लांट भी हैं। ये सारी चीजें अगर एक साथ दिखती है, इसको हम कहते हैं कम्युनिटी, कि भाई इनकी कम्युनिटी एक तरीके से दिखाई देती है। ये उससे थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। और जब कम्युनिटी के साथ, अभी तक ये सारी चीजें लिविंग थिंग्स हैं, जब हम कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं और जो चीजें उनको भी लिंक कर देते हैं, जिसमें फिजिकल एनवायरनमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम्युनिटी के साथ अगर आप फिजिकल एनवायरनमेंट को लिंक कर देते हो, तो वहीं से डेवलपमेंट होता है इकोसिस्टम का। तो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ अगर कम्युनिटी को लिंक कर दें तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके कहीं ना कहीं बायोस्फीयर, डिफरेंट इकोसिस्टम
और हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं और इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। और हमारी अर्थ अपने आप में बायोस्फीयर है। पूरे अर्थ को हम एक बायोस्फीयर के रूप में देख सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे इकोसिस्टम पाए जाते हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो वाटर हो, एक्वेटिक, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती हैं। और इसी के साथ हमारे अर्थ पर ये जो कम्युनिटी है या इंडिविजुअल पर्सन अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ता है। और इसी से जुड़ी हुई चीजें आती है कि भाई बायोटेक कम्युनिटी होता क्या है। तो ये हमने देखा है कि भाई बायोटेक कम्युनिटी का मतलब जिसमें बहुत सारी स्पीसीज एक साथ आती हैं और उसमें लिविंग थिंग्स ज्यादा होती हैं। और कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी में रहते हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिनके थ्रू हमारी लाइफ पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहली चीज कि उसमें कम्युनिटी में स्पीसीज जो भी चीज वहां पे रह रही हैं वो कैसे, उनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मैटर करता है। और अलग अलग स्पीसीज डिफरेंट होती है दूसरी स्पीसीज से, जैसे ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है प्लांट स्पीसीज से, प्लांट डिफरेंट है एनिमल स्पीसीज से। कुछ चीजें मूव कर सकती हैं, कुछ चीजें मूव नहीं कर सकती। और इसके बेस पे ही स्पीसीज का कंपोजिशन बनता है, क्यों एक साथ एक दूसरे से अटैच होती है। और इनमें से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो डोमिनेंट होती है। और डोमिनेंट स्पीसीज का मतलब वो स्पीसीज जिसके बेस पे दूसरी स्पीसीज या दूसरी जो एनिमल्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंड होती हैं। जैसे फॉरेस्ट में अगर आप जाएंगे तो एक प्लांट पर बहुत सारे बर्ड्स डिपेंड होते हैं। कुछ वहां पर शेल्टर लेते हैं, कुछ वहां से फूड लेते हैं और उसी के थ्रू कहीं ना कहीं फूड चेन चलती है। तो ये सारी चीजें आपको कम्युनिटीज के अंदर दिखाई देती हैं। और जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी कम्युनिटी के अंदर उतना ज्यादा वो इकोसिस्टम या बायोस्फीयर रिच होगा कि वो सबकी नीड्स को पूरा कर पाए। तो डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा कम्युनिटी का। और इससे कहीं ना कहीं हमारे फ्लोरा और फौना, प्लांट स्पीसीज साथ में एनिमल स्पीसीज उनको भी फायदा होता है, जो कि बायोस्फीयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी से जुड़ी हुई कुछ स्पीसीज जिनके नाम कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे पूछा जाता है भाई की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, या फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती है, या फ्लैगशिप स्पीसीज। ये कम्युनिटी में से ही कुछ डोमिनेंट स्पीसीज और इनका कुछ एक वर्क होता है जिसके बेस पे इन्हें माना जाता है कि भाई ये वाली की स्पीसीज है। और देखने में ये सब एक सा ही लगता है लेकिन थोड़ा बहुत सब में डिफरेंस होता है। और इसीलिए कई बार पूछ भी लिया जाता है कि फॉरेस्ट में की स्पीसीज कौन सी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, सबसे पहला आता है की स्पीसीज या इनके आगे की स्टोन स्पीसीज। तो अगर इसका
एग्जाम्पल हम देखें, जैसे शार्क जो है वो ओशियन में एक की स्टोन स्पीसीज है। ऐसे ही प्लांट किसी फॉरेस्ट में की स्टोन स्पीसीज हो सकता है। मैक्सिमम टाइम जो बड़ी स्पीसीज होती है वो कीस्टोन स्पीसीज होती है, लेकिन कई बार कोई छोटी स्पीसीज भी कीस्टोन स्पीसीज हो सकती है, जैसे ग्रासलैंड में। और इसका सिंपल सा मतलब है, ऐसा कोई भी स्पीसीज जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक कम्युनिटी में, कम्युनिटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, की स्टोन स्पीसीज कहते हैं। और उसके बेस पे ही कहीं ना कहीं अदर स्पीसीज का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। और जरूरी नहीं है कि कीस्टोन स्पीसीज की पॉपुलेशन ज्यादा हो। ज्यादातर जो सबसे बड़ी चीज होती है उनकी पॉपुलेशन कम होती है। पॉपुलेशन कम होने के बावजूद इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा है कम्युनिटी पर, इसलिए ये कीस्टोन स्पीसीज है। तो इनकी पॉपुलेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉपुलेशन हमेशा जो छोटी स्पीसीज होंगी उनकी ज्यादा होगी, लेकिन कीस्टोन स्पीसीज की कम पॉपुलेशन होने के बावजूद इनका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है, और इसकी वजह से इनको कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। अगला इसी से जुड़ा हुआ एक और स्पीसीज जिसे कहते हैं फाउंडेशन स्पीसीज। ये भी टर्म्स में अगर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कीस्टोन स्पीसीज की तरह हो। और इसका काम होता है एक तो बेस डेवलप करना। जो कीस्टोन स्पीसीज है वो फूड चेन में अपर वाले पार्ट में थी, लेकिन फाउंडेशन स्पीसीज इसका काम है बेस, बिल्डिंग ब्लॉक। ये एक तरीके से बेस बनाती है या बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करती है। और इसका काम है अदर स्पीसीज का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। साथ में ये कहीं ना कहीं सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है उन्हें, उनकी लाइफ को बचाती है किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के अटैक से। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ओशियन में हमें कोराल दिखते हैं, और कोराल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिन्हें माना जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ सी, फॉरेस्ट ऑफ ओशियन। ओशियन के एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो इनके बेस पे ही सारा फूड चेन डिपेंड होता है। अगर कोराल नहीं रहेंगे तो ओशियन का पूरा फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए इनकी सेफ्टी काफी ज्यादा जरूरी होती है। और आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट बैरियर रीफ, वो कोराल से ही बनी है, ग्रेट बैरियर रीफ। तो एक कोराल ही, सबसे पहले कोराल फाइटोप्लैंक्टन है, जैसे हम कह सकते हैं प्लांट है ओशियन का। इस प्लांट पर कुछ छोटी छोटी जो फिश है वो डिपेंड होती है, और इन फिश पर बिग जो फिश है, बड़ी फिश है, वो डिपेंड होती है। और फिश को अदर एनिमल जो है वो खाते हैं। तो अगर कोराल नहीं होगा, फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा ओशियन में, तो कहीं ना कहीं जो फूड चेन है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए बोला कि ये फाउंडेशन स्पीसीज है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे ही फॉरेस्ट में प्लांट हो सकता है, क्योंकि प्लांट से ही फूड प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, और इस प्लांट को
हो सकता है हिरन खाए या कोई और स्पीसीज खाए, और धीरे धीरे वो सारी चीजें डेवलप होती है। इसके बाद अगला एक और स्पीसीज जो आता है उसका नाम है अम्ब्रेला स्पीसीज। हम लोग घर में अम्ब्रेला यूज करते हैं। अम्ब्रेला किससे बचाता है हमें? बारिश से बचाता है। ऐसे ही ये स्पीसीज कहीं ना कहीं रूफ की तरह काम करता है उस कम्युनिटी के लिए। और अगर हमने इस अम्ब्रेला स्पीसीज को बचा लिया, इसको अगर सेव कर लिया, तो कहीं ना कहीं हम उस फॉरेस्ट में रहने वाली एनिमल को या अदर स्पीसीज को भी सेव कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो भी स्कीम चलाती है उसमें इन स्पीसीज का ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हमारे देश में टाइगर रिजर्व होते हैं। टाइगर रिजर्व एक तरीके से, अब ऐसा थोड़ी ना है कि जिसमें हम लोगों ने टाइगर रिजर्व बोला उसमें सिर्फ टाइगर रहते हैं, और भी स्पीसीज रहती है, लेकिन टाइगर एक इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज है। अगर हमने टाइगर को बचा लिया तो उस एरिया के सारे फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल रहते हैं उनको हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड का एक काफी ज्यादा फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें टाइगर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। राजाजी नेशनल पार्क, ऐसे बहुत सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में बने हैं। और ये भी प्रोटेक्ट करती है उस एनवायरमेंट को, साथ में उस फॉरेस्ट को। और इनकी जो रेंज होती है काफी ज्यादा होती है, वाइड रेंज। पूरे फॉरेस्ट के किंग आप तरीके से कह सकते हो ये रहते हैं। तो एज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट भी ये स्पीसीज काम करते हैं। तो वाइड रेंज होने की वजह से ये हेल्प करता है कैसे अदर जो स्पीसीज है उनकी लाइफ को सेव किया जाए। और अगर हिरन ज्यादा हुए तो उनको टाइगर खा जाएगा, क्योंकि हिरन ज्यादा हुए तो कहीं ना कहीं ग्रास लैंड या वेजिटेशन को खाएगा, इससे नुकसान होगा। एक और स्पीसीज जिसका नाम है इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग या उस पार्क में, नेशनल पार्क में या फॉरेस्ट में कोई भी चेंज होता है, उस सब चेंज से सबसे पहले इंपैक्ट जिस पे पड़ता है वो एक तरीके से इमरजेंसी लाइन है जो अलर्ट जारी कर देती है कि भाई कैसे फॉरेस्ट में पॉल्यूशन बढ़ रहा है या और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इंडिकेटर स्पीसीज उन्हीं स्पीसीज को कहते हैं। ये स्पीसीज अलर्ट का काम करते हैं कि इन केस कोई भी चीज हुई फॉरेस्ट में तो सबसे पहले इंपैक्ट इन इंडिकेटर स्पीसीज पे पड़ता है। और ये काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सेंसिटिव होती है किसके प्रति? क्लाइमेट चेंज के प्रति। और इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा इंपैक्ट इन्हीं पर पड़ता है। और इसलिए इनको, अगर इनको हमने देख लिया तो हम पता कर सकते हैं कि भाई इस फॉरेस्ट में कुछ क्लाइमेट चेंज हुआ है, या एयर, या हम कह सकते हैं वाटर, इनसे जुड़ा हुआ कोई पॉल्यूशन हुआ है। ये सारी चीजें आपको इंडिकेटर स्पीसीज बता देती है। और इसके एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने लाइकेन
के बारे में सुना होगा। तो लाइकेन एक बहुत अच्छा स्पीसीज है। जैसे ही आप देखेंगे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो लाइकेन गायब होने लग जाएंगे। ऐसे पता चलता है कि वहां का जो एरिया है काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है और इस वजह से लाइकेन बचे ही नहीं। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन दे देता है। तो जो स्पीसीज इंडिकेशन दे देती है कुछ भी चेंज का, उसी को हम कहते हैं इंडिकेटर स्पीसीज। तो ऐसे हमने कुछ स्पीसीज के बारे में जाना जो बायोस्फीयर में पाई जाती हैं और इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली दो टर्म्स आती है, एक आता है इकोटोन, जो भी बायोस्फीयर में ही होता रहता है, इकोटोन। दूसरा एज इफेक्ट, एज इफेक्ट। ये दो टर्म्स आपको कई बार न्यूज में भी सुनने को मिलेंगी। तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जब टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा कम्युनिटी एक साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उनका जो जोन है, जो कॉमन जोन है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोटोन। मान लेते हैं एक कम्युनिटी ए है, इसका ए वाला जोन है। दूसरी कम्युनिटी बी है, इसका ए वाला जोन। तो इनके बीच वाला जो जोन है, इसी को हम कहेंगे इकोटोन। तो इकोटोन एक तरीके से दोनों कम्युनिटी के बीच वाला जोन जहां पर दोनों ये मिलती है। ये ए वाला ग्रासलैंड, ये वाला मान लेते हैं फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड कहीं पे तो खत्म होंगे, तो जहां इनके बीच वाला जोन हुआ ये इकोटोन कहलाता है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली बात, क्योंकि यहां पर चेंज हुआ, इसलिए बोला जाता है इकोटेन एक टेंशन वाला जोन भी है। कंपटीशन होता रहता है, और जब भी कंपटीशन होता है तो कहीं ना कहीं टेंशन आती है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बीच, और इकोसिस्टम में चेंज भी हो रहा है। और यहां पर कुछ ऐसी स्पीसीज भी मिलेंगी, हो सकता है मान लेते कि भाई यहां पर एक स्पीसीज ट्रायंगल, एक स्टार, इधर वाली स्पीसीज एक सर्कल, एक पॉइंट। लेकिन इसमें ये ट्रायंगल, सर्कल, स्टार और पॉइंट ये तो मिलाई, साथ में ये स्क्वायर भी मिल गया, तो मतलब एक अदर स्पीसीज। तो इस इकोटोन में स्पीसीज डिफरेंट भी मिल सकती हैं, क्योंकि क्लाइमेट अलग हुआ, जोन दोनों का मिक्स हुआ, इस वजह से नई स्पीसीज का बर्थ हो सकता है। और नई स्पीसीज दोनों क्लाइमेट में या दोनों जोन में, चाहे वो फॉरेस्ट वाला हो या ग्रासलैंड वाला हो, उसमें रहने में हो सकता है। जैसे फ्रॉग के बारे में हम देखते हैं, तो फ्रॉग क्या होता है, वाटर में भी रह सकता है, साथ में लैंड पे भी रह सकता है। तो वो दोनों एक तरीके से एरिया में रह सकता है, तो वो एक तरीके से इकोटोन स्पीसीज है। और हो सकता है इसका जो एरिया है वो छोटा सा हो, स्मॉल एरिया भी हो सकता है। जैसे मान लो एक ग्रास लैंड है, उसके आसपास ही हो सकता है, या हो सकता है बड़ा एरिया हो, बिगर एरिया भी हो सकता है। तो एक छोटे से एरिया से लेकर
बड़े एरिया, दोनों में आपको ये दिखेगा। तो साइज कोई फिक्स नहीं होता, छोटे से एरिया से लेके बड़े एरिया में दोनों में हो सकता है। और डेजर्ट वाला जो पार्ट है उसमें भी हो सकता है, या कोई और चीज है उसमें भी हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म एज इफेक्ट। एज इफेक्ट जो इस इकोटोन में ही होता है, मतलब जो ये कॉमन जोन मिला, क्या यहां पर कुछ नई टाइप की क्वालिटी है या नहीं? तो कुछ अपर हैंड मिला क्या दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से? जैसे हमने देखा एक नई स्पीसीज डेवलप हो गई फ्रॉग, जो लैंड पे भी रह सकती है, वाटर पे भी रह सकती है। तो इससे इनको फायदा क्या मिला, बेनिफिट क्या मिला? तो ये जो बेनिफिट मिला, इसी को हम कहते हैं एज इफेक्ट। एक इकोटोन के मिलने से या ओवरलैपिंग की वजह से, तो जब टू इकोसिस्टम, दो इकोसिस्टम, व्हेन टू इकोसिस्टम ओवरलैप विद ईच अदर, जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, एज इफेक्ट। कुछ एक्स्ट्रा हम चीज, हमें कोई चीज मिली, और ये एक्स्ट्रा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के रिसोर्स कहीं ना कहीं एक ही जगह मिले। तो रीजन क्या होता है कि भैया इसको एडवांटेज मिला ज्यादा? तो उसके रीजनों में सबसे पहली बात, दोनों इकोसिस्टम के रिसोर्स कंबाइन हो गए। और जब रिसोर्स कंबाइन होंगे तो कहीं ना कहीं उस वजह से इसको बेनिफिट मिलेगा। तो रिसोर्स के कंबाइन होने की वजह से यहां पर बेनिफिट मिलता है। तो एज इफेक्ट वाले जोन में कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे। और बेनिफिट होने का रीजन, पहली बात, दोनों जोन के बीच रिसोर्स, जो ग्रास लैंड है उसके रिसोर्स भी और फॉरेस्ट है उसके रिसोर्स भी, दोनों एक साथ हो गए, तो बोथ रिसोर्स कन्वर्ज होते हैं। इस वजह से एज इफेक्ट या कुछ अपर हैंड मिलता है। साथ में अगर आप इसके एग्जाम्पल कुछ जानोगे, तो मान लेते हैं एक रिवर, रिवर का जो कोस्ट होता है, जैसे रिवर बैंक कहते हैं, और उसके पास में ही कोई प्लांट, घास उग रही है थोड़ी पास में, तो हो सकता है ना कि इस रिवर और इस ग्रास लैंड के बीच एक कॉमन जोन बन जाए। और जैसे हमने देखा इस कॉमन जोन में एक स्पीसीज फ्रॉग बन गई। फ्रॉग वाटर में भी रह सकता है, रिवर के अंदर भी, और साथ में ग्रास लैंड पे भी रह सकता है। साथ में आपने देखा क्रोकोडाइल, वो वाटर के अंदर भी रह सकता है और साथ में ग्रास लैंड में भी रह सकता है, लैंड वाले एरिया पे। तो ऐसे कुछ स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। टर्टल्स के बारे में भी आप ऐसे ही कह सकते हो, टर्टल्स पानी में भी रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं। इसलिए जब दो इकोटोन मिलते हैं या दो जोन मिलते हैं, वहां पर एज इफेक्ट या कुछ अपर हैंड उनको मिलता है स्पीसीज को। ऐसे ही आप देखेंगे एक माउंटेन और वैली, ये दोनों जोन जहां मिलते हैं वहां पर भी कुछ आपको डिफरेंट स्पीसीज देखेंगे। माउंटेन पे जो है वो भी मिलेगी, वैली पे जो है वो भी मिलेगी, और साथ में कोई कॉमन प्लांट या कोई कॉमन एनिमल भी डेवलप हो सकता है। यहां पर भी आपको ये चीज दिखती है। ऐसे ही आपने देखा होगा एस्चुरी,
एक आपने सुना होगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब जब रिवर अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट को कोस्ट के पास डिपॉजिट कर देती है और वहां पर एक थोड़ा सा ज्यादा हाइट वाला एरिया बनता है कोस्ट के पास, उसी को कहते हैं डेल्टा। लेकिन बहुत सारी रिवर ऐसी हैं जो एक बड़े स्लोप के थ्रू गिरती हैं। जैसे इंडिया में वेस्ट कोस्ट की तरफ जो रिवर गिरती है, जैसे आपने सुना होगा नर्मदा तापी। नर्मदा और तापी रिवर डेल्टा नहीं बनाती, इनका जो सेडिमेंट है वो थोड़ा सा डीप सी में जाता है, एस्चुरी बनाती है। उस एस्चुरी जाले जोन पर एक तरफ कोस्टल एरिया, दूसरी तरफ सी का एरिया, ये दोनों मिक्स हुए और इस मिक्स की वजह से उनको कुछ अपर हैंड मिला, कुछ फायदा मिला और हो सकता है उस एरिया में कुछ नई स्पीसीज डेवलप हो जाए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जोन पे आपको दिख सकता है। तो ऐसे ही एग्जांपल के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि भाई एज इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ दिखता है। पहला, एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो एज का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट कब मिलता है? जब दो इकोटोन एक साथ मैच करते हैं। और इकोटेन का मतलब क्या होता है कि भैया जहां पर ओवरलैपिंग दिखती है वो एक तरीके से इकोटोन है। और इकोटोन का बेनिफिट आपको एज इफेक्ट के रूप में दिखता है। तो इकोटोन का अगला जो पार्ट है वही कहीं ना कहीं एज इफेक्ट। और ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ह्यूमिडिटी, कुछ टेम्परेचर, इनमें डिफरेंस कुछ दिखेगा। साथ में आप कोस्ट की तरफ देखेंगे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये भी आपने देखा होगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट ये भी एक एज इफेक्ट वाली स्पीसीज है, प्लांट की स्पीसीज है। और कहां पे मिलता है? कोस्ट के पास, वेस्ट बंगाल में आपको इंडिया में दिखेगा सुंदरबन डेल्टा। उस सुंदरबन डेल्टा के में ज्यादातर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। एक तरफ क्लीन वाटर जो रिवर लेके आई, दूसरी तरफ सैलाइन वाटर जो ओशियन की तरफ से आया। इन दोनों वाटर के मैच वाले एरिया पे मैंग्रोव का डेवलपमेंट हुआ। तो दो अलग अलग इकोटोन, उसकी वजह से मैंग्रोव प्लांट का डेवलपमेंट हो। तो ये हमने जाना बायोस्फीयर और उसमें रहने वाली कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज, साथ में दो इंपॉर्टेंट टर्म इकोटोन और एज इफेक्ट। इनके बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, फिर दोबारा से पूछे जा सकते हैं। इन्वायरमेंट में कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, इसलिए उन टर्म्स को जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज, और इन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जो भी वहां पे स्पीसीज रहती हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए कंडीशन क्या क्या है, किस किस एनवायरनमेंट में वो रह सकती है, वरना हम उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर नहीं पाएंगे और हमारे नेशनल पार्क जिसलिए बनाए जाते हैं वो पूरा मिशन फेल हो जाएगा। अगली जो बात आती है बायोम। अभी तक हमने बात की बायोस्फीयर, और हमारा अर्थ भी एक तरीके का बायोस्फीयर है। अगला, एक ही बायोस्फीयर में बहुत सारे बायोम हो सकते हैं। हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट मिलते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट की वजह से बायोम भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और बायोम का सिंपल मतलब ऐसा कोई भी एरिया जहां पर प्लांट और एनिमल, प्लांट प्लस एनिमल की कम्युनिटी पाई जाती है। कम्युनिटी का मतलब हमने देखा डिफरेंट इंडिविजुअल एक साथ, और सिर्फ एक स्पीसीज के नहीं होने चाहिए, ये नहीं ह्यूमन बीइंग एक साथ हो गए, नहीं। वो अगर एक साथ है तो उसे पॉपुलेशन कहेंगे। साथ में एनवायरमेंट भी हो, फिजिकल चीजें भी हो, साथ में अदर एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे बायोम का डेवलपमेंट होता है।
और इसका जो नेम है कि भाई कौन सा बायोम होगा, आपने सुना होगा टुंड्रा बायोम, ट्रॉपिकल बायोम। इसका जो नाम है, वैसे इसमें प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, लेकिन क्योंकि वेजिटेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एनिमल, इसलिए इसका जो नेम है वो वेजिटेशन के बेस पे दिया जाता है। तो हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोम मिलते हैं, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको स्पीसीज मिलेंगी। तो हमारे अर्थ को पूरा एक तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है, और ये उसी बेस पे है जैसे हमने क्लाइमेट देखा था। और अगर हम डिवाइड करें अपने अर्थ को, तो अर्थ में बहुत सारे क्लाइमेट, पहला 0 डिग्री से लेकर 10, 0 से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपको मिले। रेनफॉल भी ठीक ठाक रहती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा इसका मतलब लाइट ठीक ठाक है, ज्यादातर टाइम सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। इस वजह से वुड जो होगी वो हार्ड होगी, और यहाँ पर जो फॉरेस्ट मिलता है उसे कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने की वजह से ही इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। इसका नाम पड़ गया वेजिटेशन के बेस पर। ट्रॉपिकल मतलब टेम्परेचर ज्यादा, रेन फॉरेस्ट मतलब जिनको ज्यादा बारिश मिलती है, बायोम। और इस एरिया में आपको प्लांट भी मिलेंगे, साथ में एनिमल भी मिलेंगे, लेकिन प्लांट की स्पीसीज ज्यादा है एज कंपेयर टू एनिमल, इसीलिए इसका नाम एनिमल के बेस पे ना होके वेजिटेशन के बेस पे। साथ में इस बायोम की अगर सॉइल की बात करें, तो यहाँ पर सॉइल लेटेराइट, जहां पर भी बारिश ज्यादा होती है वहां पर लेटेराइट सॉइल मिलती है। साथ में आपकी प्लांट की बात करें, कौन कौन से प्लांट मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको प्लांट में कुछ फेमस इबोनी, रोजवुड, महागुनी, ये सारे आपको प्लांट मिलेंगे। और इनकी डाइवर्सिटी काफी ज्यादा, इस एरिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और ऐसा बायोम कहाँ कहाँ मिलता है, इक्वेटर के पास जो जो कंट्री है। जैसे अगर हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात करें, तो अमेजोन रिवर फॉरेस्ट इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। जैसे ही हम अफ्रीका में आएंगे, अफ्रीका में एक देश कॉन्गो, तो कॉन्गो वाले एरिया में, कॉन्गो रिजर्व फॉरेस्ट वाला जो एरिया है, वहां पर भी ये बायोम में दिखता है। अफ्रीका के बाद एशिया में हम आते हैं, तो इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार जो इक्वेटर के पास पड़ता है, साथ में इंडोनेशिया, ऐसे हमें इस बायोम का डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो ये बायोम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोला जाता है अगर अर्थ पर हमें बैलेंस करना है एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट चेंज को रोकना है, उसके लिए जरूरी है इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल जो बायोम है उसको बचाना। अमेजन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, अर्थ के लंग्स है। अगर इनको कुछ भी हुआ तो अर्थ पर ऑक्सीजन पर इंपैक्ट पड़ेगा।
इसलिए इस बायोम को कंजर्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो बायोम, जहां पर आपको थोड़ा सा टेम्परेचर तो ज्यादा मिलेगा लेकिन रेनफॉल कम हो जाएगी, और इसमें जो फॉरेस्ट है उनकी खास बात है, यहां पर समर के टाइम रेनफॉल होती है, और रेनफॉल अप्रोक्स 150 सेंटीमीटर के आसपास ऑन एन एवरेज। साथ में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। और यहां पर जो प्लांट हैं, समर के टाइम जब उनके पास पानी ज्यादा नहीं होता तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है डेसिडियस बायोम। ऐसे प्लांट जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उनको कहते हैं डेसिडियस प्लांट। तो ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं क्योंकि इवेपरेशन होता है और इनके पास पहले से ही वाटर की कमी है। इसी के बेस पे डेसिडियस बायोम का डेवलपमेंट होता है, और ये कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है। इंडिया में काफी ज्यादा मिलता है बायोम। साथ में आपको मिलेगा चाइना, इसके अलावा अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के पास में साहिल वाला जो एरिया है वहां पे भी मिलेगा। साथ में चाइना का जो साउदर्न वाला एरिया है वहां पे भी आपको मिलेगा। इस एरिया में काफी ज्यादा इसका डेवलपमेंट हुआ है, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जिसका एक्सप्लॉइटेशन होता है तो वो डेसिडियस बायोम का है, क्योंकि इसकी जो वुड है वो हार्ड होती है, और साथ में इसमें डाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की कंपैरिजन। तो एक साथ बहुत सारी स्पीसीज मिल जाती हैं, इसलिए इनकी कटिंग भी आराम से होती है। और इस बायोम में कुछ, अगर इंपोर्टेंट प्लांट की बात करें तो सैंडलवुड, शीशम या साल, साथ में चंदन जिसकी चोरी पुष्पा किया करता था, ये सारी चीजें आपको इस डेसिडियस फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलेंगी, और ये बायोम काफी ज्यादा फेमस भी है। उसके बाद आपको धीरे धीरे प्लांट मिलना थोड़ा सा बंद हो जाएंगे, और ज्यादातर ग्रास आपको दिखेगी। प्लांट हैं लेकिन काफी कम, क्योंकि प्लांट की कंपैरिजन ग्रास ज्यादा है, इसलिए इसका नाम ग्रास लैंड बायोम। और ये ज्यादातर मिलता है बीच वाले पार्ट में, सेंटर में मिलता है किसी भी कॉन्टिनेंट के। और यहाँ की खास बात, ठंड के समय ठंडा होगा, गर्मियों के समय गर्म होगा, और रेनफॉल जो है वो ज्यादा होती नहीं, 25 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे रेनफॉल होती है, और कॉन्टिनेंट के सेंटर में मिलता है। कुछ फेमस एरिया जैसे प्रेरीज, पंपास, स्टेपी, ये कुछ ग्रासलैंड वाले एरिया हैं जो मिलते हैं। कंपोज, वहां पर ये पाया जाता है। इसकी खास बात, क्योंकि ग्रासलैंड बहुत जल्दी
एक तरीके से खत्म भी होती है और डेवलप भी होती है। इसलिए यहाँ पर ह्यूमस काफी ज्यादा है, और ह्यूमस इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट के लिए। ह्यूमस ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो सॉइल है काफी ज्यादा फर्टाइल है, और हमने इसी चीज का फायदा उठा के क्या किया, यहाँ पर ग्रासलैंड जो थी उसको काटा और यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन करने लगे। और वीट भी एक तरीके की ग्रास प्लांट है, बस इतना ही डिफरेंस है, वीट को हम खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस वाले एरिया में वीट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा किया। और यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट स्पीसीज में आपको एलिफेंट यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि उनको प्लेन एरिया काफी ज्यादा पसंद होता है। साथ में आपको जिराफ अफ्रीका में दिख जाएंगे, एलिफेंट, जिराफ, वो भी आपको ज्यादातर इसमें मिल जाएंगे। जेब्रा, साथ में लॉयन, ये सारी चीजें आपको इस ग्रासलैंड वाले एरिया में आसानी से दिख जाएगा। उसके बाद टैगा फॉरेस्ट, जो इससे थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। ये आपको साइबेरियन वाले एरिया में, रूस, साथ में अमेरिका के अलास्का वाले जोन, यूरोप के स्वीडन, नीदरलैंड उस वाले जोन में आपको दिख जाता है। तो टैगा बायोम, और यहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और टेम्परेचर भी यहाँ का थोड़ा सा कम होता है। एक कोल्ड वाला एरिया है। यहाँ की सॉइल की खास बात थोड़ी एसिडिक होती है। ये यहाँ की सॉइल की खास बात रहती है। और अगर यहाँ पे बात करें कौन कौन से प्लांट मिलते हैं, तो यहाँ पे स्प्रूस, ओक, ये वाले यहाँ पे प्लांट मिलते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा जो क्रिसमस ट्री वाला प्लांट देखा है वो भी मिल जाएगा यहाँ पर। इसकी लीफ थोड़ी सी छोटी होती है। और इंडस्ट्रियल जोन के टाइम, जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, उस टाइम इन फॉरेस्ट का काफी ज्यादा यूज किया गया। और ये टेगा बायोम को भी काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर आप जाओगे वैसे वैसे आपको बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी। और इसका यूज किया जाता है इन पेपर का, पेपर बनाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है इन प्लांट का। साथ में विली एक प्लांट है जिससे बैट, क्रिकेट का जो बैट है वो काफी ज्यादा बनाया जाता है। साथ में माचिस भी इनसे बनाई जाती है। उसके बाद जो आपको मिलता है वो है टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब होता है आइस वाला एरिया। ये ज्यादातर एरिया बर्फ से जरा हो, या जिसे हम कहते हैं परमा फ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट मतलब परमानेंटली बर्फ से जमा हुआ एरिया। और इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्रायोस्फीयर भी इसे कहते हैं। यूपीएससी अपने एग्जाम में एक बार पूछा जाता है क्रायोस्फीयर इन न्यूज, इट मींस, क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था उन्हें लगा जैसे ऊपर वाली लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे ही उससे रिलेटेड ही होगा, लेकिन क्रायोस्फीयर या परमाफ्रॉस्ट का मतलब ऐसा लैंड का एरिया जो 90 डेज से ज्यादा आइस से जमा हुआ हो,
उसी को हम कहते हैं टुंड्रा बायोम। और यहां पर आपको ज्यादातर वेजिटेशन नहीं दिखेगी, कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ फंगी, कुछ बैक्टीरिया बस यहाँ पे दिखेंगे, लाइकेन ये यहाँ पे दिखेगा, कुछ काई टाइप का यहाँ पे दिखेगा, वही सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती है। वैसे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता। और यहाँ पे मिलेगा कौन? पोलर बियर। पोलर बियर ये यहाँ की फेमस स्पीसीज है। और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी रात होती है, इस वजह से कई बार जो स्पीसीज हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मतलब वो सो जाते हैं, स्लीपिंग मोड, 6 मंथ तक सोते रहते हैं। अपने पास फूड इकट्ठा कर लिया, उसके बाद सो जाते हैं। ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस क्लाइमेट में या उस बायोम में सरवाइव करना। इसलिए पोलर बियर कुछ दिन टाइम इकट्ठा करता है, उसके बाद सोता रहता है। इसके अलावा लास्ट जो बायोम हमारा बचा वो है डेजर्ट। तो डेजर्ट बायोम आपको पता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है, उसी को डेजर्ट कहते हैं। इंडिया में दो डेजर्ट पाए जाते हैं, थार डेजर्ट, दूसरा लद्दाख डेजर्ट। डेजर्ट की खास बात, ज्यादा वेजिटेशन नहीं होगा और रेनफॉल काफी ज्यादा कम होगी। साथ में यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा तो ह्यूमस भी कम होगा, इसलिए जो सॉइल है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, और यहाँ की सॉइल को डेजर्ट सॉइल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो प्लांट है उनकी लीफ नहीं होती, जैसे कैक्टस, साथ में टच मी नॉट, जिसे छुई मुई का पेड़ भी कहते हैं, जैसे आप टच करेंगे बंद हो जाएगा। ऐसे प्लांट यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारी झाड़ियां यहाँ पर खड़ी मिलेंगी। और यहाँ के इंपोर्टेंट जो एनिमल है उनमें आपको सबसे पहले सिप ऑफ डेजर्ट कैमल मिलेगा, साथ में स्नेक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्नेक यहाँ पे मिलेंगे जो काफी जहरीले होते हैं, और ये काफी लंबे टाइम तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ये इस एरिया की खासियत। ये कहाँ कहाँ मिलेगा? इंडिया का थार डेजर्ट, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, अटकामा डेजर्ट, इस डेजर्ट वाले एरिया में ये सब मिलेगा। तो ये हमने बायोस्फीयर और बायोम के बारे में जाना। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, और ज्यादातर बायोम में जो क्वेश्चन आते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जो बायोम हमने देखे इनसे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपको कुछ लाइन दे दी जाएंगी कि भाई यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर इतना होता है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से प्लस होती है, इस एरिया में इबोनी, रोजवुड ये पाए जाते हैं। अमेजोन रिवर फॉरेस्ट इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अब आपको नीचे फाइंड आउट करना है ये किस बायोम की बात कर रहे हैं। तो आपके दो तीन बायोम दे दिए जाएंगे, भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, डेसिडियस बायोम, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यही आज की क्लास थी, बायोस्फीयर और बायोम। अगर कोई डाउट हो तो आप